मैं डॉक्टर एस तिवारी गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा छत्तीसगढ़ से आप सभी प्रिय श्रोताओं एवं छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा विषय है भारत की औपनिवेशिक संरचना और प्रशासकीय स्वरूप। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना देखेंगे कि किस प्रकार की औपनिवेशिक संरचना और प्रशासकीय स्वरूप भारत में रहा था। इसके पश्चात कंपनी की प्रारंभिक स्थिति किस प्रकार की थी, यह तो आपको स्पष्ट होगा कि यह एक व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने भारत में राजनीतिक अधिकार करना जब शुरू किया तब ब्रिटेन के द्वारा उसका नियमन किया गया था, निर्देशन किया गया था। तो कंपनी के द्वारा यहाँ पर किस तरह से प्रारंभिक उसकी स्थिति रही थी उस पर बात करेंगे। फिर भारत में कंपनी की व्यवस्था किस प्रकार होती थी, इंग्लैंड में कंपनी की व्यवस्था किस प्रकार से थी, कौन कौन वहाँ थे, किस प्रकार का संचालक मंडल था, मालिक वर्ग किस प्रकार से था, डायरेक्टर्स किस प्रकार से थे, इंग्लैंड की स्थिति। फिर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मालिक वर्ग और निदेशक मंडल किस प्रकार से गठित होता था और शासन किस प्रकार करता था। भारत में कंपनी का संचालन किस प्रकार होता था, इस पर चर्चा करेंगे। फिर कंपनी के द्वारा बंगाल की दीवानी की व्यवस्था संभाली गई थी। ये भी आपको ज्ञात होगा कि बक्सर युद्ध के बाद प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद जो समझौता हुआ उसमें बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई थी। क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की प्रणाली वहाँ पर की गई थी। उसके क्या क्या दोष थे द्वैध शासन प्रणाली के, सीधे तौर पर शासन का अधिकार मुग़ल दरबार से उन्हें प्राप्त हो गया था, वह प्रणाली कैसी थी। फिर व्यवस्था में परिवर्तन किया गया अंग्रेज़ सरकार के द्वारा 1772 में, जब ये देखा गया कि ये बड़ा कंपनी जो है वो मूल रूप से आर्थिक कार्य के लिए, व्यापारिक कार्य के लिए यहाँ पर आई थी, किंतु वह राजनीतिक कार्य भी कर रही थी। तो पहले तो कंपनी के द्वारा व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और उसके तुरंत बाद इंग्लैंड की सरकार ने भी यह महसूस किया और उसके बाद किस प्रकार से नीति में परिवर्तन हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी और उसमें किस प्रकार की व्यवस्था थी उस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और फिर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम पारित किए गए, चार्टर एक्ट पारित किए गए 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1783-84 में पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद फिर 10 वर्ष के बाद पुनः एक्ट पारित हुआ। उसके बाद 20-20 वर्षों में चार्टर एक्ट पारित हुए। उन सब पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत की औपनिवेशिक संरचना एवं प्रशासकीय स्वरूप, प्रस्तावना देख लेते हैं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार एक लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से जन कल्याण ही होता है। इस परंपरा का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इसके पश्चात फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। आपको ज्ञात होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, स्वाधीनता संग्राम वहाँ पर चला था और वहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई, प्रजातंत्रात्मक सरकार स्थापित हुआ। इसके तत्काल बाद फ्रांस में 1789 की क्रांति हो जाती है। वहाँ भी इस तरह की शुरुआत हुई, यद्यपि वह बहुत आगे न बढ़ पाई, उसमें अवरोध आए। इस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना, जन कल्याणकारी सरकार की स्थापना का जो लक्ष्य रखा गया था वह लक्ष्य भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का उपनिवेश था। इस कारण इस सिद्धांत को यहाँ मान्यता नहीं मिल सकती थी। भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य औपनिवेशिक पक्षों को प्राप्त करना था। इस दृष्टि से भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई तथा इसमें समय समय पर सुधार होते रहे। कंपनी के द्वारा निर्मित भारत के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाता था, ताकि देश के भीतर कोई अशांतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो सके तथा कंपनी के आर्थिक शोषण का जो कार्यक्रम चल रहा था उसके लिए कोई बाधा उपस्थित न हो, क्योंकि कोई अशांति की स्थिति यदि उत्पन्न होती थी तो शोषण का जो कार्यक्रम आर्थिक रूप से अंग्रेजों के द्वारा भारत में संचालित हो रहा था उसमें बाधा उपस्थित होती थी। लगभग 200 वर्षों के लंबे अंतराल में यह आपको स्पष्ट है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के पश्चात
एक तरह से शासन सत्ता बंगाल के क्षेत्र से इनकी शुरुआत हुई थी। यदि वहाँ से मान लें तो 1947 तक का समय, पूरा 200 वर्ष तो नहीं होता है, कुछ कम उससे। ये लंबे अंतराल में भारत में जो भी प्रशासनिक परिवर्तन अथवा सुधार हुए, उनका उद्देश्य भारत को अपने अधीन रखते हुए अंग्रेजों के हितों को साधना उनका लक्ष्य रहा था। तो स्पष्ट तौर पर कहें कि भारत की जो औपनिवेशिक संरचना थी और उसके फलस्वरूप जो प्रशासकीय स्थिति परिस्थितियां यहाँ पर आई, जिस तरह से प्रशासन किया गया, उसका सीधे तौर पर लक्ष्य अंग्रेजों का हित साधन था। किस तरह से उनको लाभ मिलता रहे और भारतीय शांत बने रहें, इस लक्ष्य को लेकर उन्होंने भारत में प्रशासकीय व्यवस्था स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी, ये आपको स्पष्ट होगा कि पहले जैसे हमने भूमिका में भी अभी स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से कंपनी मुख्य रूप से आर्थिक उद्देश्यों को लेकर भारत आई थी। व्यापार का अधिकार उसको यहाँ पर दिया गया था। इसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुआ था, कंपनी की स्थापना हुई थी और इसके द्वारा व्यापारिक उद्देश्यों से भारत में प्रवेश किया गया था, किंतु यहाँ पर आकर राजनीतिक कार्य भी इसने करना शुरू कर दिया था। तो कंपनी के अंतर्गत जो शासन चला वह 1857 की क्रांति तक इनका शासन स्पष्ट रूप से रहा, किंतु उसके बाद जब क्रांति हुई, स्थितियां बदली, तब फिर महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की और ब्रिटिश संसद ने भी हस्तक्षेप किया और ये फिर कहा गया कि अब शासन ब्रिटिश शासन के अधीन होगा। अब तक कंपनी का शासन था। तो ये पहला भाग था कंपनी के अधीन भारत ने प्रशासकीय व्यवस्था किस प्रकार की थी। और उसके पश्चात 1857 के बाद ब्रिटिश सत्ता ने, जो गृह सरकार थी ब्रिटेन की, उसने भारत पर औपनिवेशिक शासन या शासन करने को अपने हाथ में ले लिया था। ये कहा था कि अब हमारे अंतर्गत यहाँ पर शासन होगा, तो कंपनी का शासन समाप्त होता है। तो दो भागों में बांटकर इसको आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी के अंतर्गत शासन और उसके बाद ब्रिटिश शासन। यद्यपि कंपनी के अधिकारी बने रहे, कुछ नियंत्रण स्थापित किया गया, शासकीय कुछ कर्मचारी वहाँ से भेजे गए, कुछ अधिकार अधिक कंपनी पर स्थापित किया गया। तो उस पर विस्तार पूर्वक आगे के अध्यायों में हम चर्चा करेंगे। आज संक्षेप में उस व्यवस्था पर हम बात करेंगे। तो देखेंगे कंपनी की प्रारंभिक स्थिति कैसी थी। पूर्वी देशों एवं भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज सरकार की ओर से अधिकार पत्र दिया गया। इन अधिकार पत्रों अथवा चार्टरों को समय समय पर इसकी पुनरावृत्ति की जाती थी। चार्टर जो अधिनियम पारित होते थे, उससे कंपनी का अधिकार बढ़ाया जाता था। सामान्य तौर पर 20 वर्षों में ऐसा होता था, कुछ समय 10 वर्षों में भी हुआ। आवश्यकता अनुसार नियम बनाए गए और कंपनी के अधिकार को बढ़ाया गया भारत में व्यापार करने के उद्देश्य को लेकर। इन अधिकार पत्रों द्वारा कंपनी को एक अर्ध संप्रभु निकाय बना दिया गया था। यद्यपि वह व्यापारिक उद्देश्यों से यहाँ पर आया था, किंतु कुछ राजनीतिक अधिकार भी उसे प्रदान किए गए थे। क्रमशः अधिकाधिक सत्ता संपन्न अथवा अधिक शक्ति संपन्न कंपनी को बनाया गया इन अधिनियमों के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों के लिए इसके द्वारा नियम बनाने का कार्य किया जाता था। उसे युद्ध प्रारंभ करने अथवा समाप्त करने का अधिकार भी कंपनी को दिया गया था। इस तरह से अर्ध शासकीय निकाय, अर्ध संप्रभु निकाय के रूप में कंपनी को अधिकार प्राप्त हुए थे, जो क्रमशः उस पर नियंत्रण करने का प्रयास भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें हम अधिनियमों के अंतर्गत चार्टर एक्ट जो पारित हुए उसके अंतर्गत उसका अध्ययन कर सकते हैं। भारत में कंपनी की व्यवस्था कैसी थी? प्रारंभ में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में कंपनी के द्वारा अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई। 4 प्रमुख नगर हमारे देश के माने जाते हैं। दिल्ली को छोड़कर 3 जो प्रमुख नगर हैं, जिसमें बम्बई, मद्रास और कोलकाता, इन तीनों पर बस्तियों की स्थापना की गई थी। कंपनी के कार्यालय यहाँ पर थे, जिनकी सुरक्षा के लिए सेना की व्यवस्था होती थी। प्रत्येक बस्ती के नियंत्रण का दायित्व एक गवर्नर के अधीन था। मतलब बम्बई में एक गवर्नर, मद्रास में एक गवर्नर और कोलकाता या कलकत्ता में एक गवर्नर होता था,
जो कि प्रशासकीय दायित्व का निर्वहन करता था। गवर्नर के अधीन था, जो एक काउंसिल की सहायता से, एक परिषद की सहायता से अपने क्षेत्र की शासन व्यवस्था का कार्य संपादित करता था। आपको स्पष्ट हो गया होगा, 3 प्रमुख नगर, बम्बई, वहाँ एक गवर्नर, उसके अधीन या उसके साथ एक परिषद या काउंसिल होती थी, उसके साथ मिलकर वह प्रशासनिक व्यवस्था, पूरे निर्णय लिया करता था। वैसे ही मद्रास में उसी प्रकार की व्यवस्था कलकत्ता में थी। तो भारत में कंपनी की ये प्रारंभिक व्यवस्था थी। इंग्लैंड में कंपनी की किस प्रकार प्रशासकीय व्यवस्था थी? इंग्लैंड के स्तर पर 2 संस्थाएं थीं। पहले कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर, आपको स्पष्ट होगा, मालिक वर्ग कहा जा सकता है। कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर, प्रोपाइटर यानी जो मालिक, शेयर धारक कह सकते हैं आप, जिन्होंने हिस्सा लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर। दूसरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये निदेशक मंडल था। कंपनी अपने शेयर धारकों अथवा साझीदारों को, जो कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर के सदस्य होते थे, इस संस्था को कंपनी के कार्यों से संबंधित नियम और कानून बनाने का अधिकार था। कंपनी के राजस्व पर इसका नियंत्रण होता था तथा कंपनी के कर्मचारी अंतिम रूप से इसी संस्था के अधीन हुआ करते थे। तो ये 2 तरह की व्यवस्था, 2 भागों में बांटकर कंपनी को वहाँ पर इंग्लैंड में देखा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हिंदी में कहें तो मालिक वर्ग, शेयर धारक वर्ग, और दूसरा था निदेशक मंडल, डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे, जिसका चुनाव कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर यानी मालिकों के, शेयर धारकों के द्वारा निदेशक मंडल का चुनाव होता था। केवल वही व्यक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल का सदस्य हो सकता था जिसका कंपनी में कम से कम 2000 पाउंड से अधिक का शेयर अथवा हिस्सा हो। शेयर या हिस्सा आप लोग जानते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो धनराशि लगाई गई थी व्यापार के लिए, उसमें जिस व्यक्ति का 2000 पाउंड लगा हो, शेयर हो, हिस्सा हो, हिस्सेदारी उसकी उतनी हो, वह क्या बन सकता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य या निदेशक बन सकता था, जिनकी संख्या 24 होती थी। जिसका हिस्सा या शेयर 500 पाउंड या उससे कम हो, वो सदस्य केवल चुनाव में मतदान ही कर सकते थे, निदेशक मंडल के चुनाव में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के दैनिक कार्यों का संचालन का कार्य करती थी। किस प्रकार से कंपनी का कार्य होगा, क्या क्या उसके प्रोग्राम होंगे, सब कुछ उसी के द्वारा तय किया जाता था। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स हुआ। भारत में कंपनी का संचालन किस प्रकार से होता था? कंपनी के संचालन हेतु कंपनी के निजी कर्मचारियों की व्यवस्था होती थी। वेतन की दृष्टि से इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। उन्हें स्वयं के व्यापार करने का अधिकार था। ये विशेष उल्लेखनीय बात है कि कंपनी के जो कर्मचारी भारत में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें व्यक्तिगत व्यापार का अधिकार था। कंपनी भी व्यापारी थी, कंपनी का व्यापार भी करते थे, वस्तु बेचते थे, खरीदते बेचते थे, और स्वयं अपना व्यक्तिगत व्यापार भी वो कर सकते थे। यह व्यवस्था कंपनी के लिए कम खर्चीली और कर्मचारियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थी, किंतु कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा इस अधिकार का बहुत दुरुपयोग किया जाता था तथा कंपनी को इससे नुकसान उठाना पड़ा। भारत की लूट में इस व्यवस्था ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। कंपनी के कर्मचारियों को कम वेतन के साथ कार्य करने के लिए उन्हें निजी व्यापार का अधिकार दिया गया था। स्पष्ट हो गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कर्मचारियों को कम वेतन देती थी, उसके बदले उनको आकर्षण ये देती थी कि आपको व्यक्तिगत व्यापार करने का अधिकार है, आप अपना व्यक्तिगत व्यापार कर सकते हैं। किंतु इस व्यवस्था के कारण कंपनी को ही बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करने का अधिकार दिया जाएगा और किसी कंपनी का वह कर्मचारी होगा, तो निश्चित रूप से वह अपने व्यक्तिगत व्यापार पर अधिक ध्यान देगा, और यही भारत में हुआ। कंपनी तथा बंगाल की दीवानी व्यवस्था। बंगाल में प्लासी और उसके बाद बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई संधि के अनुसार बंगाल की दीवानी की व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में आ गई।
इस प्रकार एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी ने अब राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लिया। दीवानी के अंतर्गत बंगाल का राजस्व प्रबंध तथा इससे संबंधित न्याय प्रशासन का कार्य कंपनी को प्राप्त हो गया। बंगाल के नवाब के अधिकार में केवल निजामत अथवा शांति व्यवस्था और आक्रमण से रक्षा तथा फौजदारी न्याय का कार्य रहा। इस तरह बंगाल के शासन को दो भागों में बांटकर दो शक्तियों के हाथ में इसे सौंप दिया गया। इसी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रारंभ यहीं से होता है। स्पष्ट रूप से शासन में उन्होंने भागीदारी की। अभी तक वो केवल व्यापारिक कार्य ही किया करती थी। अब स्पष्ट रूप से जनता के साथ जुड़ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ। ये बंगाल के नाम से राज्य जाना जाता है, लेकिन तीनों राज्य इसमें सम्मिलित थे। द्वैध शासन प्रणाली की दूसरी व्यवस्था स्थापित हुई। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन कार्य का कानूनी उत्तरदायित्व नवाब और उसकी सरकार के ऊपर था, भारतीय हाथों में था, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में थी। कर उगाही और दीवानी न्याय के प्रशासन का पूर्ण अधिकार कंपनी के हाथ में था। बंगाल के नवाब और उसके पदाधिकारियों पर प्रशासन की सभी जिम्मेदारियां डाल दी गई थीं, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। दूसरी ओर कंपनी को सारे अधिकार प्राप्त हो गए, किंतु उस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं था। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के शोषण के लिए कंपनी को तो पूरी छूट प्राप्त हो गई और बंगाल में प्रशासनिक दुरावस्था आ गई। भारतीय व्यापारियों और कारीगरों के लिए उद्योग नष्ट हो गए। इस प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र में कंपनी ने जो पहला कदम उठाया, उसी में भारतीय जनता के शोषण की नींव डाल दी गई। इस साधन पद्धति में केवल भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिला। कंपनी के कर्मचारियों को भारत को लूटने का व्यापक अवसर प्राप्त हुआ। एक अंग्रेज लेखक लेकी ने लिखा, इससे पहले भारतीयों ने इतना चालाक और दृढ़ अत्याचारी शासन नहीं देखा था। ऐसा देखा जाता था कि अंग्रेज व्यापारियों के आ जाने के बाद गांव के गांव खाली हो जाते थे और दुकान भय के कारण बंद हो जाती थी। इस तरह की कंपनी के कर्मचारियों ने धन कमाया और खर्च किया, उसे देखकर मनुष्य का हृदय आतंकित हो जाता है। तो इस तरह से जो व्यवस्था वहाँ पर की गई, दो भागों में बांटकर द्वैध शासन प्रणाली, उसके द्वारा लूट और शोषण का कार्य प्रारंभ हुआ। 1772 में कंपनी ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और अपने कर्मचारियों द्वारा बंगाल पर सीधा प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रशासन में अनेक अभाव एवं दोष उत्पन्न हो गए। कंपनी के शासन का सबसे बड़ा दोष यह था कि वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने और उनके व्यवहार में सुधार लाने में असमर्थ थी। इस बीच यह प्रश्न भी उत्पन्न हो गया कि बंगाल, मद्रास और मुंबई के क्षेत्रों के प्रति जो दूर दूर स्थित थे, कैसे एक नियंत्रण किया जाए, केंद्रीय नियंत्रण कैसे हो, शक्तिशाली केंद्र कैसे स्थापित किया जाए कि तीनों को नियंत्रित किया जा सके। काफ़ी दूरी थी, पर्याप्त दूरी थी, और उस समय संचार के साधन भी पर्याप्त विकसित नहीं थे। विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक कार्यों के कारण कंपनी पर ब्रिटेन की संसद और सरकार का नियंत्रण भी आवश्यक समझा जाने लगा। यह अवसर उस समय आया जब गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कंपनी को दक्षिण भारत के मराठों से युद्ध और बंगाल के द्वैध शासन के दुष्परिणामों से उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप 1772 में कंपनी के संचालकों ने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि वह कंपनी को 10 लाख पाउंड का कर्ज दे, अन्यथा उनका व्यापार संभव नहीं हो पाएगा। अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में एक कानून स्वीकृत किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, और इस प्रकार कानूनी नियमन या अधिनियम की प्रक्रिया शुरू हुई ताकि सुधार हो सके और कंपनी को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने एक गोपनीय कमेटी बनाई थी और कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन किया गया था और यह पाया गया था कि वस्तुतः कंपनी बड़े घाटे में चल रही थी, जबकि कंपनी ऊपर से यह प्रदर्शित कर रही थी कि उसे 12.5% लाभांश प्राप्त हुआ है, अधिक लाभ मिला है, और वह शेयरधारकों को लाभ बांट रही है, क्योंकि उनको डर था कि अगर ऐसा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा तो कंपनी का अधिकार पत्र समाप्त किया जा सकता है। इस बात को देखकर और उनके नुकसान को देखकर, जबकि ब्रिटिश सरकार ने जो गोपनीय समिति बनाई थी उसने यह भी देखा था कि जो व्यक्तिगत व्यापार कंपनी के कर्मचारी कर रहे थे वो माला माल थे, बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे और कंपनी के व्यापार की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। इन सब बातों को स्पष्ट हो जाने के बाद 14 लाख पाउंड का कर्ज उन्हें स्वीकृत किया गया था 4% में, और उसके बाद फिर
नियंत्रण भी स्थापित किया गया था। नई व्यवस्था 1773 में लाई गई थी, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि सहायक संधि की नीति। भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना के बाद भी बहुत सारी देसी रियासतें थीं, जहां पर उनकी पृथक प्रकार की शासन व्यवस्था थी। अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण उसमें नहीं था। लॉर्ड वेलेजरी के काल में 1798 से 1805 तक सहायक संधि की नीति अपनाई गई तथा बड़े पैमाने पर देसी रियासतों के साथ सहायक संधियां की गई की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत उन राज्यों की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना को दिया गया जो सहायक सेना कहा जाता था। उसके बदले में निश्चित धनराशि अथवा देसी रियासतों के राज्य का एक हिस्सा वेलेजरी के द्वारा प्राप्त किया गया तथा अंग्रेज रेजिडेंट या शासन का प्रतिनिधि उनके देसी रियासतों की राजधानी में रहने लगा। इनके परामर्श से ही राज्यों के राजा राज कार्य करते थे या शासन करते थे। इस तरह उनके आंतरिक प्रशासन में अंग्रेजों का सीधा हस्तक्षेप सहायक संधि व्यवस्था के साथ हो गया था। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न अधिनियम पारित किए। यद्यपि ये अगले अध्यायों में विस्तार पूर्वक प्रमुख एक्ट जितने भी थे उन सब पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर संक्षेप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत की औपनिवेशिक संरचना और प्रशासकीय स्वरूप में परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार का हुआ और उसमें परिवर्तन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, किंतु क्योंकि उसके द्वारा भारत में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था, अतः उस पर कानून का नियंत्रण आवश्यक था। इस ओर ब्रिटिश सरकार ने ध्यान दिया। 1773 से विभिन्न अधिनियमों के द्वारा ये शुरू हुआ था क्रम। 1773 में निर्देशन प्रारंभ हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। जो रेगुलेटिंग एक्ट के दोष रह गए थे उन पर व्यवस्था स्थापित की गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की पदवी दी गई, नियंत्रण दिया गया, लेकिन कुछ कमियां रह गईं। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा उसे दूर किया गया। 1793 में से परंपरा शुरू हुई और विभिन्न चार्टर पारित किए गए, जिसके द्वारा कंपनी पर नियमन और नियंत्रण किया गया तथा प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार सुधार किए गए। 1813 में, फिर 1833 में और उसके बाद 1853 तक ये चार्टर एक्ट पारित हुए और विभिन्न नियमावली कंपनी के लिए दी गई। 1857 में क्रांति के पश्चात इसमें बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। जब क्रांति हुई उसके बाद से भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। जैसा कि हमने स्पष्ट किया था कि 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि भारत की प्रजा उनकी प्रजा है, भारत देश उनका है, और उसके आधार पर 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा भारतीय साम्राज्य का संपूर्ण शासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से लिया गया। यद्यपि कंपनी के कर्मचारी अभी भी रहे, कंपनी अभी भी रही, किंतु कुछ नियंत्रण और कुछ अधिकारी वहाँ से भेजे गए। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि भारत की प्रजा उनकी प्रजा है। इसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम 58 के पश्चात 1861 में, फिर 1892 में, उसके बाद 1909 में भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 में पारित किए गए। अंत में 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम पारित करके भारत को स्वतंत्र देश घोषित किया गया। इस प्रकार लगातार ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय शासन में विभिन्न सुधार के प्रयास किए गए तथा कुछ अधिकार भारतीयों को भी हस्तांतरित किए गए थे। 1857 के पास जो गवर्नर जनरल होते थे उनके नाम में परिवर्तन कर दिया गया, उन्हें वाइसराय कहा जाने लगा। भारत सचिव की नियुक्ति होती थी जो ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर देखते थे। अलग से मंत्री भी होते थे जो कंपनी के पूरे कार्य पर नियंत्रण रखते थे। समय समय पर युद्ध और संधियों के विषय में ब्रिटिश नीतियाँ तैयार होती थीं। ब्रिटिश विदेश मंत्री इन बातों को तय करते थे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर। इस तरह से भारत के शासन में 1857 के बाद, क्योंकि एक बार क्रांति हो चुकी थी और ब्रिटिश हाथों से शासन जाते जाते बचा था, इस कारण से और भी अधिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1857 के बाद स्थापित किया गया था। इस प्रकार से विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से शासन को नियंत्रित करने का, निर्देशित करने का प्रयास किया गया था।
वाइसराय, भारत सचिव प्रमुख अधिकारी होते थे, गवर्नर जनरल उनकी परिषद होती थी। समय समय इनकी संख्या में, इनके अधिकारों में लगातार परिवर्तन किया गया था। आपके पाठ्यक्रम में, पीजी के, एमए के पाठ्यक्रम में विस्तार पूर्वक इस पे अगले अध्यायों में हम और भी चर्चा करेंगे।